क्लास 6 वेलकम स्टूडेंट्स एलन पब्लिक स्कूल नेट थाना की ऑनलाइन क्लासेस एलन एजुकेयर में आप सबका स्वागत है। आज हम आपका एसएसटी में हिस्ट्री का जो सेकंड चैप्टर चल रहा था उसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे इस वीडियो में, जिसका नाम था फ्रॉम हंटर गैदरर्स टू फार्मर्स। ठीक है, कैसे आदमी प्राचीन समय में एक शिकारी था, फिर वो जंगल से अपने खाने पीने का सामान इकट्ठा करते करते आखिर में कैसे किसान बन गया, ये प्रोग्रेस हम इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो फ्रॉम दिस टॉपिक आर्ट इन द स्टोन एज। ठीक है, स्टोन एज में आर्ट क्या थी, मतलब कलाकारी किस तरीके की करते थे लोग। ह्यूमंस इन द स्टोन एज लिव्ड मोस्टली इन नेचुरल केव्स एंड रॉक शेल्टर्स। स्टोन एज में आदमी जो थे वो नेचुरल केव्स में यानी प्राकृतिक गुफाओं में और रॉक शेल्टर्स में यानी चट्टानों में अपनी मतलब शेल्टर बनाकर रहा करते थे। दे ऑफन डेकोरेटेड दीज शेल्टर्स विद पेंटिंग्स एंड एनग्रेविंग। ये क्या करते थे, अक्सर इनको डेकोरेट करते थे इन शेल्टर्स को पेंटिंग बनाकर या फिर नक्काशी करके। दीज डेपिक्ट एवरीडे एक्टिविटीज़ ऑफ प्री हिस्टोरिक लाइफ सच एज हंटिंग सीन्स, ट्रिबल रिचुअल्स एंड सेरेमनीज, रिलीजियस बिलीफ्स एंड प्रैक्टिसेस एटसेट्रा। इनके अंदर क्या होता था, हर रोज़ की एक्टिविटीज़ को दर्शाया जाता था, जैसे कि प्रागैतिहासिक काल की ज़िंदगी की हर रोज़ की जो एक्टिविटीज़ होती थी उन्हें दर्शाया जाता था इन पिक्चर्स में, जैसे कि शिकार करते हुए सीन हो गए या फिर इन ट्राइबल लोगों की, जनजातीय लोगों की जो रिचुअल्स थे, जो धार्मिक परंपराएं थी, जो सेरेमनीज़ होती थी उनकी पिक्चर्स हो गई, रिलीजियस धार्मिक जो विश्वास था इनका उनकी पिक्चर्स, या फिर मतलब ये कार्य प्रणाली जो ये सारे दिन में करते थे, इन दृश्यों को इनमें दिखाया जाता था। मोस्ट ऑफ दीज केव पेंटिंग्स आर अबाउट 20,000 ईयर्स ओल्ड एंड दे गिव अस मैनी क्लूज अबाउट द लाइफ ऑफ स्टोन एज मैन। इनमें से ज़्यादातर जो केव पेंटिंग्स है वो लगभग 20,000 साल पुरानी थी, जो हमें स्टोन एज मैन की जो लाइफ थी उसके बारे में बहुत सारे क्लूज देती हैं। इंडिया हैज़ मोर देन 150 स्टोन एज रॉक पेंटिंग साइट्स। इंडिया में कम से कम 150 स्टोन एज रॉक पेंटिंग साइट्स हैं। द रॉक शेल्टर एट भीमबेटका इज़ परहैप्स द मोस्ट फैसिनेटिंग एंड फेमस अमंग दीज। और इनमें से जो सबसे फेमस रॉक पेंटिंग देखी जा सकती है वो है भीमबेटका की रॉक शेल्टर। ठीक है, दीज पेंटिंग्स एंड ड्राइंग्स शो स्टिक फिगर्स स्टैकिंग एंड हंटिंग एनिमल्स। ये जो पेंटिंग्स और ड्राइंग्स होती हैं इनके अंदर क्या दिखाया जाता है, इसके अंदर स्टिक फिगर्स यानी कि जो डंठल होते हैं, स्टॉकिंग एंड हंटिंग एनिमल्स, शिकार आदमियों का मतलब जानवरों का शिकार करते हुए इस तरीके की पिक्चर्स इसके अंदर दिखाई गई है। सम अदर पेंटिंग शो पीपल डांसिंग एंड परफॉर्मिंग रिचुअल्स। कुछ अदर्स पेंटिंग्स और हैं जिसके अंदर आदमी को डांस करते हुए और परफॉर्मिंग रिचुअल्स अपनी परंपराओं को निभाते हुए ऐसा कुछ धार्मिक काम करते हुए दिखाया गया है। द मेन कलर्स यूज्ड इन दीज पेंटिंग्स आर ऑर्च यानी रेड एंड वाइट। जो मेन कलर इन पेंटिंग्स में यूज़ किया गया वो है रेड एंड वाइट। सिमिलर प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स हैव ऑल्सो बीन फाइंड इन फ्रांस, स्पेन एंड सम अदर कंट्रीज़। कुछ और प्री हिस्टोरिक पेंटिंग्स भी पाई गई हैं, फ्रांस में भी मिली हैं, स्पेन में भी मिली हैं और दूसरी कंट्रीज़ में भी मिली हैं। ठीक है, ये पिक्चर्स हैं, जैसे केव पेंटिंग है ये फ्रांस में है और ये वाली रॉक पेंटिंग ये भीमबेटका की है। ओके, अब हम देखते हैं केस स्टडी हुंसगी वैली की। आर्कोलॉजिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ लार्ज नंबर ऑफ स्टोन टूल्स इन द हुंसगी वैली सिचुएटेड इन गुलबर्ग डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका। ठीक है, तो आर्कोलॉजिस्ट जो हैं, जो हिस्ट्री की चीज़ों को जिनसे वो जानकारी प्राप्त करते हैं, वो उन्होंने क्या किया, एक बहुत बड़ी संख्या में स्टोन टूल्स को खोज निकाला है। और कहाँ से, हुंसगी वैली जो है वहाँ से मिली है, ये जो कर्नाटका में पड़ता है। दिस डेक्कन प्लेट्यू साइट हैज़ एविडेंस ऑफ अ बिग ह्यूमन सेटलमेंट वेयर अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल लिव्ड। ये जो डेक्कन प्लेट्यू है ये एक पूरा सबूत है इस बात का कि यहाँ पर बहुत बड़ी मात्रा में लार्ज नंबर ऑफ पीपल, बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का सेटलमेंट था। यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते थे, बहुत बड़ा लोगों का यहाँ पे सेटलमेंट कभी था। स्मॉलर साइट्स वर प्रोबेबली कैंपिंग एरियाज यूज्ड फॉर हंटिंग एंड फिशिंग। स्मॉलर साइट्स जो छोटे छोटी साइट्स भी मिली हैं वो वहाँ पे क्या था, सिर्फ कैंपिंग एरियाज है, वहाँ सिर्फ कैंप लगाया गया होगा, किस लिए, हंटिंग और फिशिंग के लिए। हुंसगी इज़ बिलीव्ड टू बी अ फैक्ट्री साइट वेयर स्टोन टूल्स वर मैन्युफैक्चर्ड इन लार्ज क्वांटिटीज़। हुंसगी का विश्वास माना जाता है ऐसा कि ये एक फैक्ट्री साइट है जहाँ के ऊपर यहाँ पर बहुत सारी स्टोन टूल्स बनाई जाती हैं लार्ज क्वांटिटीज़ में, यानी बहुत बड़ी मात्रा में बनाई जाती थी। रिसेंट excavations in Isampur quarry has yielded more than 15,000 stone tools। अभी रिसेंटली जो खोज की गई है वो इसामपुर के खदानों से की गई है, जहाँ पर लगभग 15,000 से ज़्यादा स्टोन टूल्स मिले हैं। ठीक है, द टूल्स फाउंड हियर इंक्लूड चॉपर्स, स्पैडेट्स, पाउंडिंग टूल्स, हैंड एक्सेस,
क्लेवर्स और स्क्रैपर्स, ब्लेड्स एंड फ्लैक्स। इसके अंदर जो टूल्स मिले हैं उनके अंदर है जैसे ये जो कटाई करने के लिए चाकू होते हैं, चीर फाड़ करने वाले, हाथ में लेने वाली कुल्हाड़ी होती है, मांस काटने का चाकू है, खरोच बनाने वाले निशान होते हैं, या फिर किसी एनिमल की मान लो ऊपर की चमड़ी उतारने के लिए जो हथियार जो टूल यूज़ की जाती है, इस तरीके की टूल्स यहाँ पे मिली हैं। दीज वर मेड ऑफ ग्रेनाइट एंड लाइमस्टोन। ये किससे बने थे? ग्रेनाइट और लाइमस्टोन से बने थे। अ वेरी कॉमन टूल फाउंड इन दिस रीजन इज द एंड स्क्रैपर। एक बहुत ही कॉमन टूल जो इस क्षेत्र में पाई गई है वो है एंड स्क्रैपर। ठीक है, एक स्मॉल राउंडेड टूल होती है, ये यूज टू स्क्रैप हाइड्स। ये मतलब छुपी हुई चीज़ों को स्क्रैप करने के लिए, खरोचने के लिए बनाया जाता है। इट यूजुअली हैड अ बोन हैंडल। इसका एक हड्डी का हैंडल लगा होता है इसके। ठीक है, उसके बाद है द अवेबिलिटी ऑफ अ पेरेनियल वाटर सोर्स इन फॉर्म ऑफ स्प्रिंग्स, द अवेबिलिटी ऑफ लाइमस्टोन एंड ग्रेनाइट फॉर टूल मेकिंग, द प्रोटेक्टेड लैंडस्केप ऑफ द वैली एंड द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स फूड्स इंश्योर्ड कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन ऑफ दिस वैली फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स। जो मतलब स्थायी मात्रा में जहाँ पे स्थायी पानी का अवेबिलिटी होती है ऐसी जगह पे, और जहाँ पे लाइमस्टोन और ग्रेनाइट की अवेबिलिटी होती थी, जहाँ पे टूल मेकिंग का काम आसानी से हो सके, ऐसी जगह पे क्या मिलता था? लोगों का निवास स्थान मिलता था। द प्रोटेक्टेड लैंडस्केप ऑफ द वैली, जो घाटी थी उसका ये प्रोटेक्टेड जगह थी। एंड द प्रेजेंस ऑफ अ वाइड वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स फूड्स, यहाँ पे एनिमल के फूड का, प्लांट्स की बहुत ज़्यादा वैरायटी प्रेजेंट थी। एंड शोर्ड कंटिन्यूस ऑक्यूपेशन ऑफ दिस वैली फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स, इसलिए शुरू के समय से ही ये जो वैली थी ये ऑक्यूपेशन की दृष्टि से रेगुलरली कंटिन्यूसली क्या रहा है? एक बहुत ही अच्छा प्लेस रहा है। उसके बाद है द स्टोन टूल्स फाउंड इन द हुंसगी वैली हैव बीन डेटेड टू एज अर्ली एज 1 मिलियन ईयर्स अगो। जो स्टोन टूल्स हुंसगी वैली से मिले हैं उससे ये पता लगता है कि कम से कम 1 मिलियन साल पहले की ये हो सकती हैं। ठीक है, टाइमिंग का इसके अंदर जो पता लगता है वो यही है। ओके, The Stone Age saw sustained and brave efforts by early humans to understand their environment and adapt to it. Stone Age के अंदर क्या मिलता है? काफ़ी ज़्यादा ब्रेव एफर्ट्स देखने को मिलते हैं जो अर्ली मैंस के थ्रू किए गए, ताकि हम वहाँ की एनवायरनमेंट को समझ सकें और अडेप्ट टू इट, और उसे हम अडोप्ट कर सकें। दे मेड एफर्ट्स टू यूटिलाइज द bounties of nature and the minimize threats from various elements like the intense cold, the wild animals and predators and natural calamities। ठीक है, तो इन्होंने बहुत सारे एफर्ट किए हैं प्रकृति की जो बुरी चीज़ें हैं, जो गलत चीज़ें हैं, या प्रकृति से जो भी प्राप्त होता है उनको यूटिलाइज़ करने के इन्होंने बहुत प्रयास किए। और इन्होंने मिनिमाइज़ किसको किया है? जो भी मतलब ज़्यादा सर्दी ठंड की वजह से जो नुकसान होता था, जंगली जानवरों से जो नुकसान था, और जो मतलब चोरियाँ होती थी, जो लुटेरों से नुकसान होता था, और नेचुरल क्लैमिटीज़ थे, जो प्राकृतिक आपदाओं से जो प्रॉब्लम होती थी, इन सबको इन्होंने काफ़ी हद तक मिनिमाइज़ किया। लाइफ वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर द अर्ली मैन हु स्ट्रगल टू ऑब्टेन फूड एंड वाटर। जो मतलब पहले के अर्ली मैन थे उनकी लाइफ क्वाइट थोड़ी सी क्या थी? डिफ़िकल्ट हुआ करती थी। हु स्ट्रगल्ड, उन्हें क्या करना पड़ता था? अपना भोजन और पानी प्राप्त करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता था। हाउ एवर ऑल दिस बिगैन टू चेंज इन द न्यूलिथिक era when humans learned to grow their own food and to domesticate animals। फिर क्या हुआ कि नेओलिथिक एज के अंदर पूरा का पूरा बदलाव आ गया जब लोगों ने खुद अपना भोजन उगाना सीख लिया और अपने एनिमल्स को खुद डोमेस्टिकेट यानी एनिमल्स को पालना भी शुरू कर दिया घर पे। द न्यूलिथिक एज, द न्यू स्टोन एज और द न्यूलिथिक एज वॉज द लास्ट फेज ऑफ द स्टोन एज। इसको लास्ट फेज बोला जाता है स्टोन एज की। दिस पीरियड विटनेस्ड सेवरल विचुअल डेवलपमेंट्स दैट लीड टू अ ग्रेट चेंज इन द लाइफ ऑफ अर्ली ह्यूमंस। ये जो पीरियड था ये गवाह है इस बात का कि बहुत सारे अच्छे डेवलपमेंट, विकास का ग्रेट बदलाव आया था अर्ली ह्यूमंस की लाइफ में इस दौर में। ह्यूमंस बिगैन टू ग्रो देयर ओन फूड क्रॉप्स एंड गैव अप देयर नोमैडिक लाइफस्टाइल टू लिव इन परमानेंट सेटलमेंट्स। इस एज में लोग अपनी खुद की खाने वाली जो फसलें होती है वो उगाने लग गए थे, और वो जो घुमक्कड़ जनजाति वाली लाइफस्टाइल होती है घूमने वाली, उसको छोड़कर लोग परमानेंट सेटलमेंट में रहने लगे थे। दे बिगैन डोमेस्टिकेटिंग एनिमल्स सच एज कैटल, हॉर्सेज, गोट्स एंड शिप। लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया था जैसे मवेशी, पशु, घोड़े, बकरियां, भेड़। दे नाउ हैड अ रेगुलर सप्लाई ऑफ मीट, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स। अब उनके पास एक रेगुलर सप्लाई होती थी मांस की, दूध की और दूध से बने प्रोडक्ट्स की। द व्हील वॉज अनदर क्रूशियल इन्वेंशन ऑफ दिस पीरियड। इस पीरियड की जो पहिए का आविष्कार था वो भी एक महत्वपूर्ण खोज थी। एडवांस्ड टूल्स सच एज ब्लेड्स एंड ब्योर्न्स वर यूज्ड। इस समय कुछ एडवांस टूल यूज़ होने लगे थे जैसे ब्लेड्स और ब्योर्न्स।
इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज फार रीचिंग चेंजेस दैट इज दिस पीरियड ऑफ प्री हिस्ट्री इज कॉल्ड द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन। इतने सारे बदलाव आने की वजह से इस पीरियड को क्या माना जाता है, प्रागैतिहासिक काल की न्यूलिथिक क्रांति माना जाता है, ठीक है, रेवोल्यूशन बोला जाता है इसे। देन द न्यूलिथिक रेवोल्यूशन, द इमरजेंस ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर का इमर्ज हो गया था, एग्रीकल्चर शुरू हो चुकी थी, लोग खेती करने लगे थे। ह्यूमंस डिड नॉट बिकम फार्मर्स हर्डर्स फ्रॉम हंटर्स गैदरर्स ओवरनाइट। लोग क्या थे, पहले हमेशा से किसान नहीं थे, आदमी हमेशा से किसान नहीं थे, वो पहले चरवाहे थे, इधर उधर पशुओं को चराते थे, हंटरिंग शिकार करते थे, सामान इकट्ठा करते थे जंगलों से ओवरनाइट, ठीक है, हमेशा। इट इज़ नॉट डेफिनेटली नोन हाउ मैन डिस्कवर्ड फार्मिंग, ये मतलब डेफिनेटली कोई नहीं बता सकता कि आदमियों के ने किसानी की खोज यानी खेती की खोज कैसे की। बट प्रोबेबली सम सीड्स वर स्पिलिंग ऑन द ग्राउंड एंड थ्रोन अवे बाय अ केयरलेस ह्यूमन एंड सून प्लांट्स ग्रू आउट ऑफ द सॉइल इन दैट प्लेस वेरी प्लेस। क्या माना जाता है कि निश्चित रूप से क्या हुआ होगा, किसी आदमी से मतलब बीज ज़मीन पर गिर गए होंगे, या फिर किसी ने केयरलेसली, केयरलेस आदमी ने किसी ने वो बीज ज़मीन पर डाल दिए और वहाँ कुछ प्लांट्स उगे, मिट्टी से धीरे धीरे बाहर आए उस जगह पे। एज द आइस एज एंडेड एंड द क्लाइमेट बिकम इन एडिशन एज द आइस एज एंडेड एंड द क्लाइमेट बिकम वार्मर, और उसके साथ में क्या हो गया था, जो आइस एज थी वो ख़त्म हो गई थी, यानी सर्दी की एज चली गई थी, और अब मौसम जो था, क्लाइमेट जो थी, जलवायु, वो गर्म होने लगी थी, ठीक है। ह्यूमन पॉपुलेशन बिगैन टू इंक्रीज़, अब जो आदमियों की पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज़ होने लगी थी। एंड द डिमांड फॉर फूड इंक्रीज्ड एज वेल, और जो लोगों की भोजन की डिमांड थी वो भी अब बढ़ने लगी थी। दिस ग्रोइंग डिमांड फॉर फूड कुड हार्डली बी मेट बाय हंटिंग एंड गैदरिंग अलोन, ये जो लोगों की भोजन की डिमांड बढ़ रही थी, इसे मुश्किल से ही शिकार और जंगल से सामान इकट्ठा करके मुश्किल से पूरा किया जा सकता था। पीपल ग्रेजुअली लर्न द आर्ट ऑफ सोइंग सीड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड हार्वेस्टिंग दैम, लोगों ने फिर क्या सीख लिया, बीजों को उगाना, फसल प्राप्त करना और उन्हें कटाई करना भी सीख लिया था। दिस मीन्ट दैट पीपल नो लॉन्गर हैड टू वेंडर इन सर्च ऑफ फूड, इसके बाद लोग ज़्यादा लंबे समय तक भोजन की तलाश में इधर उधर नहीं घूमे। दे कुड बिल्ड स्ट्रॉन्गर एंड सेफर परमानेंट डिवेलिंग्स नियर देयर फील्ड्स एंड लिव अ सेटल्ड लाइफ, फिर लोगों ने क्या किया, अपने खुद के मजबूत और सेफ सुरक्षित परमानेंट निवास स्थान बना लिए अपने खेतों के पास में, और वहीं सेटल्ड लाइफ जीने लगे। द अर्लीस्ट प्लांट्स कल्टिवेटेड इन द न्यूलिथिक एज वर वीट, बार्ले, फिग्स, ओट्स एंड टोल ग्रासेस फॉर एनिमल्स टू ईट, जो अर्लीस्ट प्लांट्स कल्टिवेट किए जाते थे न्यूलिथिक एज में वो थी गेहूँ, जौ, अंजीर, जई और बड़ी बड़ी घास जो एनिमल्स के खाने के काम में आती थी। Once harvested, the grains had to be stored for use till the next harvest. एक बार फसल कटाई के बाद में उस अनाज को अगली फसल कटाई तक सुरक्षित स्टोर रखा जा सकता था। Thus, granaries were constructed to store grains for long periods of time. इसलिए लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित इकट्ठा रखा जा सके, इसलिए क्या बनाए गए, धान्यागार बनाए गए, यानी कि ऐसी जगह जहाँ पे धान को सुरक्षित रखा जा सके। द न्यूलिथिक मैन थस बिकम अ फूड प्रोड्यूसर फ्रॉम अ फूड गैदरर, अब न्यूलिथिक जो मैन था वो फूड प्रोड्यूसर बन चुका था फूड गैदरर से, यानी भोजन इकट्ठा करने वाले से भोजन बनाने वाला बन गया था। न्यूलिथिक साइट्स हैव बीन डिस्कवर्ड इन सेवरल रीजन्स इन साउथ एशिया, साउथ एशिया के बहुत से हिस्सों में, क्षेत्रों में न्यूलिथिक साइट्स डिस्कवर हुई हैं। द मेजर न्यूलिथिक साइट्स दैट वर एक्सकेवेटेड आर मेहरगढ़ इन पाकिस्तान, बुरजाहम इन कश्मीर, दोआजली हेडिंग एंड सरुतारू इन आसाम, चिरन इन बिहार, कुचा इन उड़ीसा और दामाबाद इन एंड इनामगोन इन महाराष्ट्र, ब्रह्मगिरी इन कर्नाटका, नागार्जुना कन्नौड़ा एंड आंध्र प्रदेश एंड प्रियमपाली इन तमिलनाडु, ये ऐसी कुछ न्यूलिथिक साइट्स मिली हैं। डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, यानी जानवरों को पालना, किस तरीके से पाला गया। व्हेन पीपल बिगेन फार्मिंग दे फेल्ट द नीड फॉर एनिमल्स टू प्लाउ देयर फील्ड्स टू ऑब्टेन मिल्क एंड मीट एंड टू गार्ड परमानेंट सेटलमेंट्स, जब लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया तो उन्हें ज़रूरत महसूस हुई एनिमल्स की, उनके खेतों को जोतने के लिए, दूध प्राप्त करने के लिए, मीट प्राप्त करने के लिए, और जो जिस जगह पे वो रहते थे अपने सेटलमेंट को, परमानेंट सेटलमेंट को गार्ड करने के लिए, सुरक्षित रखने के लिए। एनिमल्स वर ऑल्सो नीडेड टू ट्रांसपोर्ट सीड्स एंड हार्वेस्ट ग्रेन्स, एनिमल्स की ज़रूरत लोगों को बीजों को इधर उधर ट्रांसपोर्ट करने के लिए, और जो फसल कटाई से अनाज प्राप्त होता था उसे भी इधर उधर लाने ले जाने के लिए ज़रूरत थी। Thus some animals were domesticated so that they could be used as and when needed, इसलिए कुछ एनिमल्स को पाला जाने लगा ताकि उनकी जब इस तरह के काम में ज़रूरत पड़े तो वो काम आ सकें। द अर्लीस्ट एनिमल्स टू बी डोमेस्टिकेटेड वर काउज, शिप, गोट्स, पिग्स एंड डॉग्स, अर्लीस्ट एनिमल्स जो डोमेस्टिकेट किए जाते थे, पाले जाते थे, वो थे गाय,
भेड़, बकरियाँ, सुअर और कुत्ते। These animals provided people with a regular supply of meat, milk and milk products. ये एनिमल्स क्या करते थे, लोगों को रेगुलरली मीट की, मिल्क की और मिल्क के प्रोडक्ट्स की सप्लाई भी देते थे। एनिमल स्किन वर यूज टू मेक क्लोथ्स, एनिमल्स की स्किन का यूज़ कपड़े बनाने के लिए किया जाता था। हॉर्सेज, बुल्स एंड डंकीज वर यूज लेटर टू प्लाउ फील्ड्स एंड फॉर ट्रांसपोर्टेशन। घोड़ों का और जो बुल होते हैं उनका और डंकीज़ का, इनका इस्तेमाल खेतों को जोतने के लिए और ट्रांसपोर्टेशन में किया जाता था। उसके बाद होती है इन्वेंशन ऑफ द व्हील, यानी कि पहिए की खोज। द इन्वेंशन ऑफ द व्हील वॉज परहैप्स द ग्रेटेस्ट इवेंट इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। आदमी के विकास के इतिहास में ग्रेटेस्ट इवेंट माना जाता है पहिए की खोज। द एग्जैक्ट डिटेल्स अबाउट द हाउ एंड व्हेन ऑफ द इन्वेंशन ऑफ द व्हील आर द अननोन। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ द व्हील डेट्स बैक टू 350 BC, 3500 BC इन मेसोपोटामिया, मॉडर्न डे इराक। ठीक है, वैसे तो मतलब जो एग्जैक्ट डिटेल है इसके बारे में, ये कैसे हुआ और कब पहिए की खोज हुई, इसके बारे में ये चीज़ अभी अनजान है हमसे। लेकिन जो अर्लीस्ट एविडेंस मिले हैं पहिए के, उनसे यही पता लगता है भी ये 3500 BC पहले इसका आविष्कार हुआ, मेसोपोटामिया में किया गया, जो कि आज मॉडर्न डे, आज उसे हम क्या कहते हैं, इराक के नाम से जानते हैं। द यूज़ ऑफ व्हील मेड पीपल्स लाइफ ईजियर एंड मच मोर कम्फर्टेबल। पहिए के इस्तेमाल ने लोगों की लाइफ बहुत ही आसान और बहुत ही कम्फर्टेबल बना दी थी। People could now make wheeled carts and chariot for transportation and for carrying loads over longer distances. लोग अब क्या करने लगे थे, पहिए वाली गाड़ियों का और रथों का इस्तेमाल करने लगे थे ट्रांसपोर्ट के लिए, और जो लोड होता था उसे लंबी स्थानों पर यानी बहुत दूर ले जाने के लिए, ठीक है, या बहुत दूर से लाने के लिए। द पोटर्स व्हील वॉज नाउ यूज टू मेक बेटर पोट्स। जो पोटर्स व्हील बनाते थे वो अब क्या हो चुके थे, बेटर पोर्ट्स बनाने लगे थे। लेटर द स्पिनिंग व्हील वॉज इन्वेंटेड टू स्पिन थ्रेड। उसके बाद में क्या होने लगा, जो घूमने वाले पहिए थे वो बनने लगे बाद में, जो स्पिन करते थे, ठीक है, घूमते थे। इस तरीके से आप देखिए पहिए की खोज, पहले इस तरीके का होता था, फिर फ्लैट बनाया, फिर इसके ऊपर ये रोल करने के लिए इसमें हेल्प हुई, फिर इनकी कटाई करके गोल बना दिया गया और आखिर में इस तरीके के पहिए बनकर तैयार हो चुके थे। ये इनकी स्टेजेस थी। देन पोट्री। आफ्टर मोस्ट पीपल टुक अप फार्मिंग एंड हर्डिंग। जब मतलब बहुत सारे लोगों ने खेती करना और जो चरवाही का काम होता है, हर्डिंग का, वो करना शुरू कर दिया। एंड स्टार्टेड लिविंग अ सेटल्ड लाइफ, और सेटल्ड लाइफ जीने लगे। इट बिकम नेसेसरी टू स्टोर ग्रेन्स, फूड, मिल्क एंड वाटर। तो अब ज़रूरी हो गया था कि वो अपने लिए अपने अनाज, अपना भोजन, दूध और पानी को बचा कर रखें, स्टोर रखें। पोट्री वॉज वाइडली यूज्ड इन द न्योलिथिक एज। अब पोट्री का यूज़ जो था वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में होने लगा था न्योलिथिक एज में। द पोटर्स व्हील वॉज यूज टू मेक पोट्स ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइजेज। जो पोटर्स हुआ करते थे वो क्या बनाते थे, बहुत ही मतलब पोट्स बनाया करते थे अलग अलग शेप के और अलग अलग साइज़ के। अर्ली पोट्री वॉज द वेयर एंड प्लेन। जो पहले की पोट्री हुआ करती थी वो बिल्कुल खाली और प्लेन हुआ करती थी। द लेटर पोट्स वर रिचली डेकोरेटेड एंड पेंटेड इन वेरियस डिज़ाइंस एंड कलर्स। और बाद में जो पोट्स बनते थे वो बहुत ही अच्छे से डेकोरेटेड और पेंटेड होते थे, उनके ऊपर डिज़ाइंस होते थे और वो कलर किए जाते थे। ठीक है, तो आपको ये चैप्टर अच्छे से रीड करना है और जो भी होमवर्क आपको सेंड किया जाता है उसको आप अपनी नोटबुक में टाइम टू टाइम करते रहिए। ओके, थैंक्स एंड हैव ए नाइस